हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम करेंगे ऑप्टिकल फाइबर का सेकंड पार्ट। तो इसमें पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसको हम लेटरल शिफ्ट भी कहते हैं। तो उसका ये डायग्राम है। ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये डायग्राम बनाना है, वरना इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द इंसिडेंट रे इज पी क्यू, मतलब जो हमारी रे है ये इंसिडेंट है पी क्यू, एंड रिफ्लेक्टेड रे इज क्यू आर, ये हमारी क्यू आर रिफ्लेक्ट हो गई है। आर एस इज द इमरजेंट रे इन द एयर, और ये आर एस है जो स्लैब के बाहर आ गई है, तो इमरजेंट रे है। ठीक है, तो जब हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे पॉइंट क्यू पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, साइन आई अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू ए म्यू जी, साइन आई अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू ए म्यू जी। ठीक है, अब फॉर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट आर, अब इस पॉइंट पे तो यहाँ पे साइन आर टू अपॉन साइन ई इज इक्वल टू जी म्यू है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, जी म्यू ए जो होगा वो 1/a म्यू जी के इक्वल होगा। ठीक है, बट R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है, 90 डिग्री पे होता है हमेशा नॉर्मल, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल होंगे होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो वही। बट R1 इज इक्वल टू R2, तो साइन ई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू ए म्यू जी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमने इसको दे दी, साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू ए म्यू जी को इक्वेशन 1 दे दिया, और साइन ई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू ए म्यू जी इसको हम इक्वेशन 2 दे दिया। तो इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने से, डिवाइड करने से, तो साइन R1 से साइन R1 कट जाएगा, तो इससे और बचेगा क्या, साइन आई, और यहाँ पे बचेगा साइन ई। साइन से साइन कट गया, तो इससे हमें पता चलेगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंट होगा। मतलब जो ये एंगल है, यहाँ से जो रे आई है नॉर्मल पे, जो एंगल बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही रे जब इमरजेंट रे जो होगी आर एस, वही एंगल नॉर्मल से बनाएगी, जिसको हम कहेंगे इमरजेंट एंगल। ठीक है, तो अब नाउ आर एस इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब जो ये आर एस है इमरजेंट रे, वो पी क्यू जो इंसिडेंट रे है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो क्यों पैरेलल है, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, और जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो जो रे होते, मतलब जो भी लाइन होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, अब इसमें हमको मानना है लेट द थिकनेस ऑफ द स्लैब बी टी। कोई अगर हम चीज़ लेंगे तो उसकी कोई थिकनेस तो होगी, मोटाई होगी, तो इसलिए लेट द थिकनेस ऑफ द स्लैब बी टी। तो जो ए डी है और क्यू एन है, ए डी और ये क्यू एन, ये इसकी थिकनेस मतलब इज इक्वल टू टी, मतलब जो कि हमारी थिकनेस है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल क्यू आर एम, क्यू आर एम, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा होगा आर एम अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो इससे आर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर चले जाएगा, तो आर एम इज इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा। ठीक है, पर जो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इस पूरे एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम केवल इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आई माइनस आर वन हो जाएगा, ये तो पूरा आई है, और इतना हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आई में से इतना माइनस कर देंगे तो थीटा आ जाएगा, तो वही। बट थीटा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन, तो जो हमने यहाँ पे साइन थीटा रखा था, यहाँ पे हमें केवल आई माइनस आर वन लगाना है। ठीक है, और इक्वेशन इसको हमने दे दी 3। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल क्यू एन आर, इसमें भी अब पहले हमने साइन थीटा लिया था, अब हमें लेना है कॉस आर वन। तो कॉस आर वन, ये क्योंकि अब ये वाला एंगल हमारे पे कॉस आर वन, तो कॉस आर वन क्या होगा, क्यू एन अपॉन क्यू आर। ठीक है, और हमारी क्यू एन क्या थी, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, टी, तो यहाँ पे क्या हो गया, टी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ से टी क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी सेक आर वन, 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, तो वही 1/cos आर वन सेक हो गया, सेक आर वन, तो टी सेक आर वन हो गया, ये हमारी होगी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू है, यहाँ पे हमारी क्यू आर की ये वैल्यू आ गई है टी सेक आर वन। ठीक है,
तो क्यू आर की वैल्यू में हम ये रख देंगे टी सेक आर वन जो यहाँ पे थी। तो इससे नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो जो हमारा लेटरल शिफ्ट होगा ये जो ये आर एम है लेटरल शिफ्ट, ये हमारा इन दोनों में रखने के बाद आ जाएगा आर एम इज इक्वल टू टी साइन क्यू आर टी साइन आई माइनस आर वन सेक आर वन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था लिटरल शिफ्ट का। अगर एग्जाम में आए तो वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये ड्राइव का ही आएगा, तो आपको केवल ये डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया। ठीक है, मान लिया ये अलग अलग मीडिया है, तो ये पहले एयर है, लाइट रे जो आई है वो एयर में आई है, एयर से आई है, वाटर में गई है, वाटर सेकंड मीडियम है, वाटर से थर्ड मीडियम हमारा ग्लास है, फिर ग्लास में गई है और फिर वापस एयर में चली गई है। ठीक है, तो कितने मीडिया हो गए, 1 2 3, ये तो एयर ही है, तो मतलब हमारे कितने मीडिया टोटल 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे सपोज अ लाइट रे ओ ए ट्रेवलिंग इन अ मीडियम वन हमारा जो कि एयर है, इज फर्स्ट रिफ्रैक्टेड अलोंग ए बी इन मीडियम 2, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ए बी हो गया मीडियम 2 में आके जो कि वाटर है, एंड देन अलोंग बी सी इन पैरेलल मीडियम 3, और ये मीडियम 3 में हो गया, पैरेलल इसलिए ये इसके संग ही लगा हुआ है। ठीक है, एंड फाइनली इमर्जेस अलोंग सी डी इन इट्स इनिशियल मीडियम 1, बाद में ये सी डी आ गया, सी डी एज इमर्जेंट रे पुराने वाले मीडियम में जो कि एयर था। ठीक है, तो यहाँ से 1 म्यू टू क्या होगा, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, आई वन अपॉन आर वन। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। 2 म्यू थ्री क्या होगा, 2 म्यू थ्री जब यहाँ से यहाँ पे आई तो होगा हमारा साइन आर वन अपॉन साइन आर टू। ठीक है, ये आर वन अपॉन आर टू। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब 3 म्यू वन क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ पर आई क्योंकि ये होगा साइन आर टू अपॉन साइन आई वन। ठीक है, अब जैसा कि हमने जब हम म्यू का फॉर्मूला निकाल रहे थे वही मल्टीप्लाई कर देंगे हम तीनों इक्वेशंस को, तो क्या आया 1 म्यू टू मल्टीप्लाई बाय 2 म्यू थ्री मल्टीप्लाई बाय 3 म्यू वन, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इनकी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होंगी, तो रखते गए। 1 म्यू टू की वैल्यू क्या थी, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इंटू साइन आर वन अपॉन साइन आर टू इंटू साइन आर टू अपॉन साइन आई वन। ठीक है, अब साइन आई वन से साइन आई वन काट दिया, साइन आर वन से साइन आर वन काट दिया और साइन आर टू से साइन आर टू काट दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, जैसा हमारी पहली वाली इक्वेशन में बच गया था जो हमने पार्ट 1 में सॉल्व करी। जब हमारे यहाँ पे 1 बच गया तो जो यहाँ पे जो 3 म्यू वन था वो हम यहाँ पे ले आए तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, पर 1 अपॉन 3 म्यू वन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 म्यू थ्री के बराबर, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कवर करा था ऑप्टिकल फाइबर के। तो 1 म्यू थ्री इसकी वैल्यू रख दी हमने सीधा, 1 म्यू थ्री इज इक्वल टू 1 म्यू टू इंटू 2 म्यू थ्री। ठीक है, अब ये 1 म्यू टू है, ये 2 म्यू थ्री है, इसको हम ये वाला जो है 1 म्यू टू को हम इसके नीचे ले आएंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो जो 2 म्यू थ्री होगा वो क्या आ जाएगा 1 म्यू थ्री अपॉन 1 म्यू टू। इसका केवल यही क्वेश्चन आएगा, एक आध दो होगा न्यूमेरिकल, इसका कोई डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा एज सच। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ये 12th के एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट है और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेनली उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पे एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है वाटर, ये एयर मीडियम है। ठीक है, ये हमारी आँख, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रेट रे आ रही है, वो तो यही वाली जगह दिखा रही है कि वो यहीं पर है। ठीक है, पर क्योंकि हम अपनी आँख से देखेंगे ये तो स्ट्रेट रे है जो आ रही है, जो यहाँ से दिख रहा है हमें, यहाँ से जो दिखेगा वो हमें हल्की सी बेंड दिखेगी, मतलब ऊपर सा दिखेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर। जैसा कि हमने देखा होगा कि अगर हम पेंसिल को एक पानी के ग्लास में डालेंगे तो हल्की सी टिल्टेड दिखाई देती है, वही होगा इसमें, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो उसकी इमेज हल्की सी ऊपर दिखाई देगी। तो इसमें से हमें अपेरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो इसमें
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स वाई पे क्या होगी, एक्स वाई पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर की साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये तो इजी था। फिर और वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगी, 1 अपॉन एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि क्या हो गई साइन आर अपॉन साइन आई वन, साइन आई इसका अपोजिट हो गया क्योंकि 1 अपॉन में हो गया तो। ठीक है, अब जो साइन आर है वो हमारा आर कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये क्या हो गया एनसीडी, एनसीडी होगा ये वाला एंगल आर। ठीक है, एंगल एनसीडी। और जो हमारा आई एंगल है ये वाला आई, तो इसका क्या होगा ओ सी एन डैश, एंगल ओ सी एन डैश। ठीक है, अब हमारा जो एंगल एन सी डी है, एन सी डी, ये हमारा एंगल ए आई सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब कॉरस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, बी ओ ये पैरेलल है एन एन डैश के, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो ये दोनों आर आर इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और वैसे ही एंगल ओ सी एन डैश, ओ सी एन डैश ये वाला एंगल मतलब जो हमारा आई है वो हमारा इक्वल होगा एंगल ए ओ सी के, ए ओ सी ये वाले आई के। क्यों, क्योंकि ये अब क्या है ऑल्टरनेट एंगल। कैसे, देखो ये जेड बना रहे हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल पहचानने की क्या है कि वो जेड बना रहे होंगे, तो ये हमारा जेड बना रहा है, तो ये वाला आई और ये वाला आई क्या होंगे सेम होंगे, तो उससे जो ए म्यू डब्ल्यू होगा वो ये वाली अब जो हमने इक्वल वाली लगाई है वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो हो जाएगा साइन ए आई सी अपॉन साइन ए डी सी, साइन ए ओ सी। ठीक है, अब साइन ए आई सी की, साइन एंगल ए आई सी की वैल्यू रख देंगे, वो होगा ए सी अपॉन सी आई। ठीक है, ए सी अपॉन सी आई होगा साइन। ठीक है, और साइन एंगल ए ओ सी की वैल्यू रख देंगे, ए ओ सी की, तो ये क्या होगा ए सी अपॉन सी ओ, ए सी अपॉन सी ओ। ठीक है, ए सी से ए सी कट जाएगा, और क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही तो लिखा होता ए सी अपॉन सी आई इंटू ए सी अपॉन सी ओ, ऐसा ही तो होता। तो ए सी से तो ए सी कट गया, तो सी ओ अपॉन सी आई बचा, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें निकालनी है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो वो क्या आएगी ए ओ अपॉन ए आई, ए ओ अपॉन ए आई। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये हमारी रियल डेप्थ थी ए ओ हमारी रियल डेप्थ थी, यहीं पे तो था हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, और हमें जो नजर आई जो हमारी अपेरेंट डेप्थ थी वो थी ए आई, इतनी डेप्थ पे दिखाई दिया। ठीक है, ये तो ये हो गया फॉर्मूला ये वाला ए म्यू जी का, ए म्यू जी इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अब द डिस्टेंस ओ आई इज डिस्प्लेसमेंट, तो जो ये ओ आई है यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब जैसा कि इसमें हमने स्लैब वाले में करा था, लेट टी बी द थिकनेस, तो जो ए ओ होगी वो थिकनेस होगी। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस होगी मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा ए ओ माइनस ए आई, तो तभी तो ओ आई आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए ओ ब्रैकेट में 1 माइनस ए आई अपॉन ए ओ। ठीक है, इसमें हमने क्या करा है डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग ए ओ। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे हो गया, देखो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करा ए ओ से, तो ये क्या हो गया ए ओ का स्क्वायर माइनस ए आई इंटू ए ओ। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दिया ए ओ से, तो अपॉन ए ओ आ गया दोनों में। यहाँ से अब हमने ए ओ कॉमन निकाल लिया, तो जब हम ए ओ कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे ए ओ अपॉन ए ओ बच गया, तो वो दोनों कट गए तो 1 बच गया, 1 हमारे ने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से जब ए ओ कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया ए आई अपॉन ए ओ, तो वो ए आई अपॉन ए ओ आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, तो फिर हमने अभी ए ओ क्या था हमारी थिकनेस थी 1 माइनस ए अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। अब ये 1 माइनस ए म्यू डब्ल्यू कैसे, ठीक है, तो यह आ गया हमारा ए आई अपॉन ए ओ, जैसा कि अभी हमने ऊपर निकाला था ए ओ अपॉन ए आई था 1, ए ओ अपॉन ए आई था हमारा ए म्यू डब्ल्यू, तो ये अपोजिट हो गया तो ये 1 अपॉन में आ गया। ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला आ गया डी इज इक्वल टू
टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। टी हमारी थिकनेस है और डी हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब अगर ये एक ही मीडिया थी, मतलब एयर से वाटर था, अगर इससे भी ज़्यादा मीडिया हो, मतलब और भी हो, जैसे कि वो स्लैब वाले में था, तो इफ इट इज मोर देन 1 मीडिया, तो अपेरेंट जो वो होगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो होगा d1 अपॉन म्यू वन प्लस d2 अपॉन म्यू टू एंड सो ऑन, जितने मीडिया हैं उतने, एग्जाम में जितने दिए हों, ठीक है। और इसकी इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगी? अब इसकी इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी म्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी अपेरेंट। तो डी तो सारे प्लस हो जाएंगे, d1 प्लस d2 प्लस d3 जितने मीडिया हैं। डी क्या है हमारी? डी क्या है जल्दी बताओ? डी है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन d1 अपॉन म्यू वन प्लस d2 अपॉन म्यू टू प्लस d3 अपॉन म्यू थ्री, जितने हमारे मीडिया दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल एंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पर्पस के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि मेनली एग्जाम लेवल पे, मतलब जो क्लास 12th में हम एग्जाम देंगे उसमें मेनली ये डेफिनेशन आती है 1 नंबर में, और हमें ये तीनों डायग्राम भी बनाने होंगे इस डेफिनेशन में, तभी हमें पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगर जैसे आपने डेफिनेशन लिख दिया और डायग्राम नहीं बनाया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो हमारी डेफिनेशन है द क्रिटिकल एंगल फॉर टू गिवन मीडिया इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। मतलब जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तब उसका अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि 90 होना चाहिए, तो वो क्रिटिकल एंगल बनाएगी। अब जैसे कि ये देखिए, ये एयर से ग्लास में, ये भी एयर से ग्लास, ये भी एयर से ग्लास, इन तीनों में डिफरेंस देखिए। इसमें आई हमारा यहाँ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्ट होके जा रही है, जो भी लेयर ये हमारे प्लेन से बाहर जाएगी तो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसमें आर बड़ा है, तो क्या हो गया? आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर लेस देन होगा तो जो रे होगी हमारी वो रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू सी, मतलब जो I है हमारा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, मतलब ये जो हमारे यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन एंगल बना रहा था ये वाला, ये अब क्या हो गया है? 90 डिग्री का हो गया है। तो यही डेफिनेशन में इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब बाहर नहीं जाएगी, अब रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगी, अब रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड REFLECTED, और जब यहाँ पे जा रही है तो REFRACTED। तो यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के एंगल बराबर होंगे, जैसा का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में है, ठीक है। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इसका ऐसा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी जो कंडीशंस है ये आपको वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर में मिल सकती है, ठीक है। तो इसकी पहली कंडीशन है द रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया शुड ट्रेवल इन द डेंसर मीडियम, मतलब जो रे है हमारी वो हमेशा डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। जो हमारी रे आएगी, इंसिडेंट रे जो होती है वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इसकी पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया। जैसा कि यहाँ पे था, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल नहीं होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। यही दो मेन कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की, वो है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो इसका सिंपल सा रिलेशन है, वो है 1μ2, मतलब जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगी 1 अपॉन क्रिटिकल एंगल साइन सी, ठीक है। जैसे कि ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पे मैंने
पूरे चैप्टर में मैंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू से ही समझाया है, पर कई कई बुक्स में इसको एन से भी लिखा है और एग्जाम्स में भी एन से आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इससे फ्रीक्वेंसी को लेकर। इससे म्यू या एन कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।